अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के अहम इजलास में आज अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं और इस अहम तरीन फैसलों में सबसे अहम फैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के हवाले से है। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश को मंजूर करते हुए TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी के हवाले से ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वफाकी काबीना ने समरी का तफसीली जायजा लेने के बाद TLP पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 111B के इख्तियारात के तहत पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। जाहिर है गुज़श्ता चंद रोज़ से जो सूरत हाल बनी उसी के पैराए में तहरीक लब्बैक पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है और TLP पर पाबंदी का फैसला बिलाशुबा पाकिस्तान के सियासी और समाजी मंजरनामे पर गहरे असरात डाल सकता है। ये जमात गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान एहतजाजी सियासत के तौर पर उभर कर सामने आई और उस पर इल्ज़ाम है कि वो अपना हर एहतजाज इंतशार को बढ़ावा देने के लिए करती आई है। यही वजह है कि हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाई दिखाई दी कि हालिया वाक़यात में पार्टी के बाज़ इक़दामात ने रियासती रेट को चैलेंज किया और शहरी ज़िंदगी को मफलूज किया, जिसके बायस इस जमात पर पाबंदी लगाना नागुज़ीर हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले के बाद सियासी और इंतज़ामी सतह पर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। एक पहलू ये है कि TLP के कारकुनान मुमकिना तौर पर एहतजाजी रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, जिनके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब यह फैसला एक तरह से हुकूमत के लिए इम्तहान भी है, क्योंकि इस पर अमल दरामद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी चैलेंज भी है। सियासी माहिरीन के मुताबिक किसी भी जमात पर पाबंदी एक वक्ती हल तो हो सकता है, लेकिन इसके देर पा नताइज इस बात पर मुनहसर हैं कि हुकूमत इस फैसले के बाद इस जमात के साथ अपने ताल्लुकात को किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाती है। दूसरी जानिब हुकूमत के हामी हलकों का ख्याल है कि TLP पर पाबंदी रियासती अमलदारी के क़याम की तरफ एक मजबूत पैगाम है कि कोई भी गिरोह कानून से बालातर नहीं है। अब सवाल ये भी अहम है कि क्या TLP पर पाबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर लगेगी या फिर ये आर्जी तौर पर आयद की जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी TLP पर पाबंदी लगाने का बहुत शोर मचा। कुछ देर तक के लिए पाबंदी आयद भी की गई, लेकिन इसके बाद TLP को फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो हुकूमत TLP के ख़िलाफ़ बहुत मुतहरिक दिखाई दे रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल वफाकी काबीना की जानिब से पाबंदी लगाने का अहम फैसला है। दूसरी जानिब TLP के मुजाहिरीन के खिलाफ उनका सिलसिला जारी है, यहाँ तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारे साद रिजवी और अनस रिजवी को भी ट्रेस कर रहे हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पुरुमीद दिखाई देती हैं कि बहुत जल्द ये दोनों रहनुमा ज़ेर हिरासत होंगे। सारी बहुत जल्द मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। देखिए, इंसानी जानों का नुकसान किए बगैर गिरफ्तारी करनी है। अगर कोई इंसानी जानों को ढाल बनाकर कोई कहीं पर मौजूद हो और वो बार बार कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा हो जिससे एक इश्तियाल अंगेजी और खून रेजी का खदशा हो, तो पंजाब हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसको कम से कम जो है नुकसान के ऊपर अपना टारगेट अचीव करना होता है। अब एक जानिब हुकूमत ने TLP से आनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब बाज़ मजहबी तंजीमों ने TLP के साथ मामलात खुशउस्लूबी से हल करने पर जोर दिया था। मुफ्ती मुनीपुर रहमान ने भी TLP के कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया था और दूसरी सूरत में कौम के सामने अपना आइंदा का लाहे अमल रखने का कहा था। अब मजहबी हलकों में TLP के फैसलों को कैसे लिया जाता है, ये सवाल भी अहम है। और आज मौलाना फजल रहमान ने भी TLP के रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात की। जाहिर है इस मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। अब पाबंदी लगने के बाद हालात किस समत में जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और बहरहाल ये मामला अदालत में जाएगा और वहाँ अदालत इस पाबंदी को ख़त्म भी कर सकती है और बरकरार भी रख सकती है। जाहिर है ये पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी लगी, अब भी पाबंदी लगी है। जो इसका कानूनी नुक्ता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या है डेजोल्यूशन के लिए? वफाकी हुकूमत जब पाबंदी आयद करती है तो डेजोल्यूशन के लिए अदालत से भी रुजू किया जाता है, जिसमें 15 रोज़ का वक्त होता है किसी भी सियासी जमात को डिज़ोल्व। लेकिन उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये पाबंदी रही। जब पार्लियामेंटेरियन बनती है उससे पहले हमने अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगते हुए देखा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी है। एक अंसर तो ये भी है कि किसी और नाम से कोई तहरीक दोबारा जन्म लेती है, कोई और नाम से पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करके वो दोबारा से आ जाते हैं कि तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं, इन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद साहब, वफाकी हुकूमत ने TLP पे पाबंदी लगाने का फैसला किया, आप समझते हैं ये इकदाम दुरुस्त है?
नहीं, देखिए ना, उन्होंने सबसे पहले पाबंदी तो लगाई ही तरीके इंसाफ की काबीना ने थी। जी जी, आपको मालूम 2021 में पहले फैसला तरीके इंसाफ की काबीना ने पाबंदी का लगाया था, और अब आके हुकूमत ने जो है वो लगाया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कंसेंसस तरीके लद्दाख जो थी वो एक बहुत ही, देखिए जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कोई भी जो जमहूरियत है, कोई भी जो पॉलिटिक्स है, वो आर्म्ड ग्रुप से होते हुए नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं तो निहत्था हूँ, मेरे पास जो है कोई बंदूक नहीं है और मैंने सिर्फ कन्विंशन पावर से वोट लेना है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बंदूकें हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपके पास मुतशद्दिद ग्रोह है, मुतशद्दिद लोग हैं। वो तो फिर पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं सकती इन ग्रोहों के होते हुए। ये बहुत ही खुशाइन फैसला है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जिस तरह से हुकूमत ने ये एक्शन लिया है पिछले दिनों से एक मुतशद्दिद जमात के ऊपर, उसके ऊपर हुकूमत को पूरी सपोर्ट जो है वो देनी चाहिए और उनको मिल भी रही है। और अलबत्ता ये जरूर है कि ये सिर्फ एक ग्रोह तक महदूद नहीं होगा। मुझे सिर्फ उम्मीद यही रखनी चाहिए कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और ये जो प्राइवेट ग्रुप्स है, मुतशद्दिद जो कब्जा ग्रुप्स है, जो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम ग्रुप्स के ऊपर जो सरकार का हाथ है, रियासत का हाथ है, वो आएगा, ताकि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल इमेज जो है उसमें बड़ी बेहतरी की जरूरत है। और दूसरा, पाकिस्तान की सोसाइटी को बाहर से भी ज्यादा हमें अपने लिए जरूरी है कि हम इन मुतशद्दिद से जान छुड़ाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। फवाद साहब, वो फैसला जो पीटीआई ने किया था टीएलपी पे पाबंदी का, वो भी कोई देर पा फैसला नहीं था, ठहर नहीं पाया था। तो आपको लगता है कि ये फैसला देर पा होगा या ठहर पाएगा ये फैसला भी? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो यही है, जिसका इजहार आपने किया है, कि यकीन नहीं होता है कि ये फैसला कितनी देर सस्टेन करेगा। एक फैसला होता है, फिर कोई और आ जाता है, फिर वो फैसला बदल जाता है। सियासी मसले जो है वो आपकी इस तरह की बड़ी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। लेकिन बहरहाल तो हुकूमत ने एक रिजॉल्व दिखाया है और मेरी नजर में ये एक बड़ा मुस्बत रिजॉल्व है और इसको आगे अगर बढ़ता हुआ हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, मेरा आपका, पाकिस्तान की रियासत का, आम शहरियों का ये इंटरेस्ट है कि यहाँ पे जो वायलेंस का इख्तियार है वो प्राइवेटाइज ना हो, प्राइवेट आर्मियां ना बन जाए, प्राइवेट जत्थे ना बन जाए। तो अमन सुकून हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, ये जो टीएनपी है, 400 से ज्यादा लोग जो है वो बिलवास्ता या बिला वास्ता इनके निशाना बन चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। जिस तरीके से ये जाके जत्थे बना के जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाती हैं, इनको वहाँ पर ब्लास्टनी जो है वो याद आ जाती है। और आपने कमीशन जो बनाया है इस्लामाबाद के, आपने देखा है कि इन्होंने जुडिशरी को किस तरह ट्रीट किया। साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब जो है, उन्होंने फैसला दिया। आप देखते हैं इन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट को हॉस्टेज बना लिया। आप फायज ईसा साहब के दायरे है कि हम तो कभी उनके फैन नहीं रहे, ना ही है, लेकिन आपकी जस्टिस को इस तरह से तो नहीं जो है वो ब्लैकमेल कर सकते। बट फवाद साहब, हैविंग सेड दैट, टीएलपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत तो रखती, तो वो आपको लगता है कि किसी, अब पाबंदी है, अच्छा वैसे क्योंकि आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से भी है, तो क्या इसके बाद कोर्ट में मूव करना, सुप्रीम कोर्ट में डिसोल्यूशन के लिए ये ज़रूरी है? क्योंकि उस वक्त आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त भी ऐसी बात हुई थी कि इसकी डिसोल्यूशन के लिए आगे जाएंगे और फिर लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला जाएगा। तो क्या ये जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो लेना भी ज़रूरी होगा? वो तो देखिए ना, आर्टिकल 17 जो है पाकिस्तान के आइन का, उसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत को बैन नहीं कर सकती। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस जो है वो जाना होता है। अब जो बैन करना है वो दो तरह का है। एक बार देखिए, आप एंटी टेररिज्म लॉ के तहत करते हैं, जो हुकूमत है, जो पंजाब की हुकूमत ने पहले ही कर दिया है। और मुझे इस बात का अलबत्ता बड़ा अफसोस है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और सिंध की हुकूमत है, उन्होंने पंजाब हुकूमत को क्यों फॉलो नहीं किया। यानी वो चाहते हैं कि आम ग्रुप्स जो है वो रहे सोसाइटी में। इन दोनों हुकूमतों को, पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को, मेरे ख्याल के अंदर पंजाब के जो हुकूमत का फैसला है उसको एंडोर्स करते हुए अपने अपने सूबों में भी एंटी टेररिज्म लॉ के तहत इनको बैन करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन लेट्स होप कि वो करेंगे। और दूसरा, इसका जो फिर अगला स्टेप है,
आप एक फंक्शनल इलेक्शन कमीशन होता, देखिए ना, ये पार्टी तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती थी। जो इनका मोटो है या जिस तरह की ये पॉलिटिक्स करते हैं, सर तन से जुदा और ये और वो, तो उसके बाद तो ये पॉलिटिक्स, ये तो वैसे ही जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि नॉन फंक्शनल है हमारे यहाँ, वो और ही कामों में लगा हुआ है, तो इसलिए ये तो रजिस्टर हो गए। अब इनकी डी रजिस्ट्रेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, लेकिन हुकूमत के पास बहुत मवाद है इनके खिलाफ, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के। तो अपने चीफ जस्टिस को इन्होंने यरगमाल बना के फैसला तेज कराएगा, बाकी तो खैर किसी को छोड़ ही दे। सर, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, हम अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो इतना आसान भी तो नहीं होता, वो किसी और नाम से आ जाती है, मर्ज हो जाती है। तो बात है ना, जहाँ पे नहीं आने देते वहाँ पे नहीं आने देते। मतलब आप देख लेना, अल्ताफ हुसैन की जो MKM थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से बैन भी नहीं हुई, लेकिन उसको नहीं आने दिया लोगों ने, और उसको जो है अपना जिन जिन लोगों को नहीं चाह रहे थे नहीं आए। ये तो आपकी जो पहला सवाल था, ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें नीयत रहेगी बरकरार या नहीं रहेगी। अगर नीयत रहेगी रियासत की तो ये पार्टी वापस नहीं आ सकती। और वैसे भी ये लोग जो हैं ये एक बड़े बुनियादी से लोग हैं, और इनका कोई, आपने देखा ही है कि इलेक्शन के बाद ही वो तो पार्टी मुकम्मल तौर पे खत्म ही हो गई। और अगर हुकूमत जो है अपनी रिट मनवाने पे आएगी तो फिर कहाँ ये पार्टी रह सकती है। ठीक, यानी स्टेट का जो रिजॉल्व है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जाहिर है पाकिस्तान इत्तेफाक में वो बतौर वफाकी वज़ीर ये बात कर चुके हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक केस को बैन किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी रेजोल्यूशन के लिए मूव करेंगे। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बहुत से लोगों पे उनको 4th शेड्यूल में उनके नाम शामिल किए गए, लेकिन फिर हमने देखा कि वो जो बैन है वो को बहुत देर पाई, कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ, ड्यूरेबल फैसला नहीं था। फिर अल्टीमेटली TLP फिर आ गई। अब आज वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने अप्रूवल दी है पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर कि TLP को पर पाबंदी आयद होगी। पाबंदी आयद कर दी गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है इसको डी रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेजोल्यूशन के लिए भी मूव करना पड़ेगा। और जब वफाक को इस तरह की पाबंदी लगाती है या फैसला होता है तो उसके 15 रोज़ के अंदर अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है जो फैसले होते हैं उनके बैकलैश भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है स्टेट का रिजॉल्व बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या रियासत जो है वो फर्मली इसके होगी इस फैसले के ऊपर। सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नासिर भट्ट साहब, आज फेडरल कैबिनेट ने TLP पे पाबंदी लगाने का फैसला किया है। आप समझते हैं कि ये फैसला ड्यूरेबल होगा, ये फैसला सस्टेन करेगा, या उसी तरह का फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 में किया था? रहमानिर्रहीम, देखें ये फैसला तो पहले हो जाना चाहिए था, लेट हुआ है। आप हमें बताएं ये इस तरह की जमात को कैसे इजाज़त दी जाए? क्या ये सियासी जमात है जो हाथ में गोलियां उठाए सरेआम पुलिस को मार रही है, फायर कर रही है, SHO शहीद हो रहा है, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं? इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? और ये बिल्कुल इस तरह की दहशत गर्दी फैलाने की, अब तो वैसे भी हमें तो ये देखें ना, ये इनको पहले भी इनके ऊपर पाबंदी लग रही थी और पाबंदी लग जानी चाहिए थी पहले। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये सर कि पहले तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी ये जमात रजिस्टर हुई, फिर आपने कहा पाबंदी लग रही थी, फिर वो पाबंदी वफाकी हुकूमत ने फैसला कर भी लिया, लगा ली, लेकिन फिर वो रिस्टोर हो गई। यानी सबसे पहले आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसी जमात को गुंजाइश थी, तो फिर ये जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर क्यों हुई? फिर चलिए फैसला हो गया पाबंदी लगनी चाहिए, फिर वो पाबंदी हटी क्यों? आज ये पाबंदी लग गई है। मैं तो ये रिसेंट पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे अभाव मौजूद थे। क्या अब का जो फैसला है इसके बाद अब समझे कि पक्की पाबंदी लग गई है? देखें, आप मुझे बताएं, जब एक सियासी जमात बन के रजिस्टर्ड होती है तो वो क्या ये सियासी जमात रही है? इन्होंने इस्लाम के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं, क्या सियासत करना हर
पार्टी का हक है, लेकिन दहशतगर्दी फैलाना और पार्टी का हक नहीं है। लोगों को बेगुनाह मारना और कोई सियासी जमात इस तरह नहीं करती। कोई सियासी जमात ये आवाज़ नहीं देती कि सामने आए पुलिस तो मार दो, हम नहीं छोड़ेंगे हमने। और वो जो लोग बेचारे पुलिस वाले शहीद हुए जिनको मारा, क्या हम इनको इजाज़त दे दें कि दोबारा ये करें? और फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख अब देखिए आज वफाकी मेरी बात सुन ले जरा। जी नासिर भट्ट साहब, देखें इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें। ये जब निकले हैं इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है। इनके हथे कोई कानून नाफज करने वाला इदारा है, कोई पुलिस अफसर है, इन्होंने उसको ये घर से निकले इसीलिए कि हमने इनको मारना है। तो इसे ऐसी कोई सियासी जमात मुझे नहीं समझ आती। अगर कोई ऐसी सियासी जमात अपने आप को पहले रजिस्टर कराने जाती है कि वो एक सियासत करना चाहती है, ये उसका हक है। लेकिन ये आप चीज़ सारी देखें, जो उनका ये हक नहीं दे सकते कि वो दहशतगर्दी फैलाएं, लोगों को मारें, लोगों की जानो माल की, लोगों से गाड़ियाँ छीन लेते हैं, लोगों को गाड़ियों से नीचे उतारते हैं, उनकी गाड़ियाँ ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और ये नुकसान पहुँचाते हैं अमलाक को। पुलिस की गाड़ी देखते हैं उसको जला देते हैं। और लोग जो इनकी बात नहीं सुनते, देखें ना, इनोसेंट जा रहे हैं लोग, इन्होंने उनसे गाड़ियाँ छीन ली, गाड़ियाँ छीन के ले गए। ये क्या किया जाता है? ये कौन सी सियासी? अच्छा नासिर भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ JIT बनाने की ज़रूरत है, कोई इंक्वायरी कमेटी टीम तश्कील देने की ज़रूरत है और फिर वो एविडेंसेस जो JIT के होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं? क्योंकि वफाकी काबीना ने आज डिसीजन लिया और विद इन 15 डेज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ेगा अगर इसको डी रजिस्टर करना है, ये डिसॉल्व करना है। तो देखें आपको कितने के एविडेंस चाहिए? आपने वीडियो नहीं देखी क्या हो रहा है? एक पुलिस वाले को 21 गोलियां मारी हैं SHO को। क्या सियासी जमात ये काम करती है? नहीं, जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी, उसका अपना व्यू पॉइंट भी है ना। वो कहते हैं कि हमारे लोग भी शहीद हुए हैं। क्या व्यू पॉइंट है आप मुझे बताएं? मैं बता रहा हूं ना कि वो ये कहते हैं कि हमारे लोगों की भी जानें गई हैं, शहीद हुए हैं, हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, उनको नहीं दिखाया। जब आप मुझे बताएं, जब आप हाथ में असला लेके जहां पुलिस वाले देखेंगे आप उसको गोलियां मारेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि इसके ऊपर शफाफ तहकीकात करा लें, ये हो जाएगी। जब देखिए इनको 15 दिन का टाइम है, अदालत में चले जाए, अदालत में हम अपने पूर्व हुकूमत लेके जाएगी, सब कुछ बताएगी, अदालत फैसला करेगी। कि अदालत, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी जमात को इजाज़त देगी कि आप लोगों को, अमलाक को भी नुकसान पहुँचाएँ, इनोसेंट शहरियों को भी मारें, पुलिस को भी कत्ल करें और फिर आप कहें जी कि हमें आप इजाज़त दें, हम सियासत करें। इस किस्म की अगर इजाज़त है सियासत करने की कि आप गोलियां मार के हाथ में पिस्तौल रख के, और देखें उनके घर से, वो उसके घर से क्या मिला है? पाउंड मिले हैं, डॉलर मिले हैं, हिंदुस्तानी करेंसी मिली है। तो प्लीज़ ये चीज़ें सबके सामने आप। तो नासिर भट्ट साहब, वो खुद भी आपको मिले हैं जिनके घर पे आपने रेड किया, मतलब ये सब कुछ बरामद किया, वो खुद कहाँ है? वो छुपे हुए हैं ना, आ जाएंगे सामने, आ जाते इनोसेंट थे, आ जाते सामने, अब भी आ जाए, छुपे हुए हैं। कब तक छुपेंगे? वो पकड़े जाएंगे। अभी तक पंजाब पुलिस पकड़ने में नाकाम है। देखें पंजाब पुलिस पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नहीं है। उनके खिलाफ FIR कट चुकी हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो चुके हैं। देखें ना कितने दिन छुपेंगे? आपके सामने हर चीज़ आएगी। ये जो फुटेज आई है ये इसको चैलेंज कर देंगे ये किसी और की है। अब जब वो पकड़े जाएंगे, इनोसेंट जो होते हैं ना वो सामने आ जाते हैं, वो भागते नहीं हैं। वो अगर आप अपने साथ एक जत्था लेके आप अमला को नुकसान पहुंचाएं, पुलिस को मारें, लोगों से गाड़ियां छीनें, ये किस मुल्क में होता है? यानी आप ये कह रहे हैं अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, एट लार्ज हैं और अभी भी उनका ताक़ुब किया जा रहा है। क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत उस दिन से पहले DIG ऑपरेशंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत करीब पहुंच गए हैं, हमें पता चल गया है कहाँ है, लोकेट कर लिया है। तो इस बात को भी तकरीबन, ये पिछले हफ्ते की बात है, तो अभी तक नहीं पहुंचे उन तक, या वो इदारों के हाथ से दूर है? अभी तक इदारों के हाथों से दूर नहीं जा सकते, पकड़े जाएंगे। कि देखें ना, कई लोग होते हैं ना इश्तिहारी हो जाते हैं। कानून एक रास्ता, कानून का एक प्रोसीजर होना। अभी वो इश्तिहारी भी होंगे, फिर उनके खिलाफ इनामात भी बोले जाएंगे कि इश्तिहारी को पकड़ाने वाले को इतने पैसे मिलेंगे। ये सारा प्रोसीजर होगा, आपके सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे और वो कौम के सामने भी होंगे। अदालतों में जब जाएंगे अपनी वहाँ पे गुनाही साबित करेंगे, अदालत फैसला करेगी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इश्तिहार देने पड़ेंगे अभी तक, यानी वो जो कह रहे थे कि देखे ना ट्रेस हो गए हैं, उनको पता चल गया कहाँ है, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं इश्तिहार देने की नौबत आई? नहीं, देखिए एक प्रोसीजर होता है ना, कानून है, कानून के मुताबिक एक बंदे के खिलाफ अगर FIR कटी है, वो भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता, किसी जगह छुप जाता है,
तो फिर उसका प्रोसीजर होता है ना, वो प्रोसीजर सारे अदा करेंगे। अगर उससे पहले पकड़ेंगे तो कौम के सामने आएंगे। और लेकिन इस बात के कितने इम्कानात है नासिर भट्ट साहब, इस बात के कितने इम्कानात है कि ये जो पाबंदी लगी है ये पक्की पक्की पाबंदी लग गई है? देखिए मैं आपको बताऊं, पार्टी नहीं आई। ये जो पाबंदी लगी है ये पाबंदी होगी, और इसमें मैं समझता हूं कि हर जो इनोसेंट शहरी है, जो सियासी जमातें हैं, वो इनका बिल्कुल साथ नहीं देंगी। और ये इनके साथ जो कुछ हुआ है, इनको बड़ा टाइम दिया गया है। आप देखें ये पहले भी आए, जब पीटीआई का दौर था, पीटीआई ने कहा इन पर पाबंदी लगाओ, देखे ना उस वक्त लग जाती पाबंदी, ठीक था। अब जो कुछ, क्योंकि इन्होंने अपना रवैया चेंज नहीं किया, ये उसी रवैये पे चलते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, जो सामने आए उसको मार दो, ये कर दो। तो ये कुछ इसके बाद क्या करें, ये इनका बिल्कुल यही एक तरीक़ाकार है जिस पे वो चल रहे हैं इतने अरसे से। तो ऐसी दहशतगर्द जमात को तो फिर इजाज़त नहीं जा सकती कि वो सियासत करे। तो इन पर पाबंदी ज़रूरी है और वो कानून के मुताबिक हर चीज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, सेनेटर नासिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पुलिस फोर्स का एक बहादुर अफसर मौत की वादी में जा पहुंचा है। इस्लामाबाद के सनती इलाके में तैनात एसपी अदील अकबर की खुदकुशी का वाकया पुलिस सर्विस के दबाव, जहनी तनाव और पेशा वराना अदम इत्मीनान की एक अफसोसनाक झलक पेश करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने एक फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद अपने गनमैन से पिस्तौल छीनकर खुद को गोली मार ली। वाकया अचानक पेश आया और करीबी एहलकारों के मुताबिक वो उस वक्त जहनी तौर पर शदीद परेशान दिखाई दे रहे थे। गोली लगने के बाद उन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जामबर ना हो सके। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी खुद अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम के अमल की निगरानी की, जबकि जाए वक़ुआ से पिस्तौल, खून आलूद वर्दी और दीगर शहादतें तहवील में ली गई। पुलिस ने गनमैन और मौके पर मौजूद दीगर एहलकारों को भी इब्तदाई तहकीकात के लिए हिरासत में लिया है। ज़राए के मुताबिक वाक़े से कुछ देर कबल अदील अकबर को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद उनका रवैया अचानक तब्दील हुआ था। तफ्तीशी टीमों ने उनके मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और आखिरी वॉइस कॉल की तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी है, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि फ़ोन पर बात किससे हुई और इस गुफ्तगू में क्या कहा गया। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस आखिरी कॉल ने ही उन्हें खुद को मारने पर मजबूर किया हो। अदील अकबर एक ज़हीन और बासलाहियत अफसर के तौर पर जाने जाते थे। वो CSS के 46वें कॉमन के ऑफिसर थे और अपने बैच के टॉपर तस्वुर किए जाते थे। उनका ताल्लुक कामोकी से था और हाल ही में बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम देने के बाद इस्लामाबाद में तैनात हुए थे। उनकी कारकर्दगी को हमेशा मस्बत देखा जाता था और वो अपने साथियों में मेहनती और दयानतदार अफसर के तौर पर जाने जाते थे। धाम ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एसपी अदील अकबर को तरक्की ना मिलने पर खासी मायूसी थी, क्योंकि उनके तमाम बैचमेट्स गुज़श्ता साल SP के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे, जबकि उनकी तरक्की आइंदा बोर्ड तक मौखर कर दी गई थी। इस ताख़ीर ने मुमकिना तौर पर उनके अंदर एहसास महरूमी और नाइंसाफ़ी को बढ़ाया था। अब ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि कोई CSS ऑफिसर इस तरह खुदसोजी कर बैठा हो, बल्कि इससे पहले भी दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें डिप्रेशन की वजह से या बावजूद CSS करने वाले ऑफिसर्स ने खुदसोजी का फ़ैसला किया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।